इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 11 के बारे में, जिसका नाम है फोर्स और प्रेशर। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फोर्स आखिर है क्या, क्या ये पुश है या ये पुल है। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के प्रकार के बारे में जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रेशर के बारे में जानेंगे, फिर एटॉमिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। साथ ही बीच बीच में आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होगा। आप कोशिश करना कि उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के तहत आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया जाने का प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो पूरा देखना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में, वो अच्छी तरीके से सॉलिड बन सके, अच्छा हो सके। आपने कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट खेलने में आप देखो, जब बॉल जाता है, ठीक है, मान लो कि कोई स्पिनर है, उसने एक बॉल फेंका, बैट्समैन ने बॉल मारा और कुछ दूर जाके बॉल अचानक रुक गया, ठीक है, धीरे धीरे करके वो रुक गया। फिर फील्डर जाएगा, उस बॉल को पकड़ेगा और वो फेंक देगा। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ? पहली बात तो यहाँ पर बॉलर ने किसी और दिशा में, किसी और डायरेक्शन में बॉल फेंका, बैट्समैन में लेट से कट शॉट मार दिया, तो ये इस साइड चला गया बॉल, है ना, इधर से बॉल फेंका रहा है, बॉलर यहाँ पर है, उसने इधर से बॉल फेंका, बैट्समैन ने कट शॉट मारा, ज़्यादा तेज़ शॉट नहीं था, तो कुछ दूर जा कर के बॉल रुक गया। पॉइंट का फील्डर उसको जाके पकड़ा और फिर उसने जो है कीपर की तरफ बॉल फेंका। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ? यहाँ पर पहला तो जो मोशन था, यानी कि जिस गति से, जिस तेज़ी से बॉल आ रहा था, उसमें चेंजेस देखने को मिला। मान लेते हैं कि जो बॉलर था, स्पिनर बॉलर था, उसने 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बॉल फेंका, ठीक है। बैट्समैन ने शॉट मारा, वो था कुछ बहुत धीरे शॉट मारा, कट शॉट मारा, धीरे था, वो 60 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। फिर कुछ दूर जा कर के हमने देखा कि बॉल जो है रुक जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? पहले तो जो स्पीड था वो चेंज हुआ, जो बॉल का डायरेक्शन था वो चेंज हुआ, और धीरे धीरे जा कर के फ्रिक्शन के कारण वो जो बॉल है वो रुक गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर कि कभी कभी जैसे देखो, फुटबॉलर ने बॉल मारा यहाँ पे, ठीक है, फुटबॉलर ने बॉल मारा, तो यहाँ पे बॉल कैच कर लिया गया कीपर के द्वारा, है ना, गोल कीपर के द्वारा। तो यहाँ पर जो मोशन है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। या फिर ये हॉकी प्लेयर ने बॉल, लेट से यहाँ से आया बॉल इसके पास, तो इस हॉकी प्लेयर ने उस बॉल को रोका, इसका मोशन को चेंज किया, फिर उसका डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ पे फील्डर ने बॉल पकड़ा, यानी कि उसका मोशन को वहाँ पर चेंज किया। तो इसका मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या तो मोशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्रिकेट बॉल था, या जो फुटबॉल वाला बॉल था, या जो हॉकी वाला बॉल था, उन सब में फोर्स अप्लाई किया गया, तब वो बॉल का जो डायरेक्शन चेंज हुआ, वो बॉल का स्पीड चेंज हुआ, मोशन चेंज हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं। तो अब फोर्स है क्या? एक पुश है या ये पुल है? हमारे डे टू डे लाइफ में अगर किसी चीज़ को हिट करते हैं, या किसी चीज़ को, या फुटबॉल को ही किक करते हैं, या किसी चीज़ को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, या फ्लिक करते हैं, है ना, या पुश करते हैं, या पुल करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को बताया जाता है कि कुछ काम करो। एग्जाम्पल के तौर पे हम बाल्टी उठा के यहाँ से वहाँ रख दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये हम लोग हो गया, या तो हमने बाल्टी को पुश करके उधर किया, या तो उसको पुल करके खींच के अपने और किया, है ना, तो पुशिंग हो गया या पुलिंग हो गया। मतलब कुछ काम करना है, तो या तो बड़ा ऐसा कोई बॉक्स है, मतलब से अलमीरा है, अलमीरा को पुश करो, है ना, अलमीरा को पुल करो। तो ये सब चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं, और इसमें क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होता है। एग्जांपल के तौर पे जो अलमीरा था वो तो स्टेशनरी था, एक जगह पर वो खड़ा था, उसको तो कोई टच नहीं कर रहा था, उसको क्या करना, वो तो धरती पर आया ही है बस खड़ा होने के लिए, ठीक है। तो उसको एक लेट से आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा उसको ऐसा पुश कर दो, ठीक है, तो आपने उसको पुश करके चेंज कर दिया। तो जब आपने पुश किया, तो अलमीरा का जो मोशन है वो तो स्टेशनरी था, यानी कि वो तो बस खड़ा था। आपने उसको जब धक्का मारा तो वो चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो थोड़ा सा हिलना स्टार्ट किया। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मोशन में चेंज हुआ। अब आप उसी तरह से ये बताना, अच्छा वहाँ पर जो मोशन चेंज हुआ वो अलमीरा जो है आपने पुश किया, ठीक है। उसी प्रकार जब आप कभी मॉल गए होगे, या फिर कोई स्टोर गए होगे सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे लिखा होगा एक गेट में पुल,
ठीक है, पुल लिखा होगा। तो आपने क्या किया होगा, उस गेट का हैंडल पकड़ के अपनी ओर खींचा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पुल, अपनी ओर खींचना। तो जैसे आपने अपनी ओर खींचा होगा तो वो हो गया पुल। जब आप अपने अपोजिट उसको धक्का मारोगे तो उसको बोलते हैं पुश, ठीक है। अलमीरा को आपने धक्का मारा, ये आप हो, आपने अलमीरा को धक्का मारा तो ये हो गया पुश। जब आप अलमीरा को अपनी ओर करते तो इसको बोलते हैं हम लोग पुल, ठीक है। तो उसी प्रकार आपसे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है और आपको बताना है कि ये पुश है या पुल है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक डोर को ओपन करना या उसको बंद करना, क्या ये पुश होगा या पुल होगा, आप बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ। उसके बाद क्या ये पुश कर रहे हो आप या पुल कर रहे हो या उसको लिफ्ट कर रहे हो या उसको हिट कर रहे हो या फ्लिक कर रहे हो या किक कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी आपको बताना है। बहुत आसान है, इसको छोटा सा देख लो और इसको बनाओ और कमेंट सेक्शन में इसका फ़ोटो खींच के बताओ, ठीक है। जैसे कि एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है तो क्या वो पुश कर रहा है या वो पुल कर रहा है, क्या वो किक कर रहा है या उसको हिट कर रहा है या उसको लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार का चीज़ें आप बता सकते हो। तो साइंस में, चूँकि हम लोग साइंस का भी यहाँ पे स्टूडेंट है, तो साइंस में एक पुश या एक पुल को किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो हमारा डोर था, हम लोग मॉल जा रहे थे, डोर में लिखा हुआ था पुल, तो जब आपने अपनी ओर उसको खींचा तो वो आपने क्या किया, आपने उस डोर पे फोर्स लगाया। जब आपने अलमीरा को अपने से दूर किया, जब आपने उसको पुश किया तो आपने अलमीरा पे एक फोर्स लगाया, ठीक है। अब देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन यहाँ पर ये पहेली पूछ रही है। पहेली पूछती है कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। मैग्नेट क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन है इसको हम लोग पुश बोलेंगे या इसको हम लोग पुल बोलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सोचो इसके बारे में और कमेंट में उसका आंसर दो। अब हम लोग समझ गए फोर्स क्या होता है कि पुश या पुल किसी भी सब ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो उसको हम लोग फोर्स कह सकते हैं। अब फोर्स जो है वो इंटरेक्शन से होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो ही फोर्स होगा। एक दूसरे के साथ यानी ये नहीं मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक ऑब्जेक्ट दूसरे इंसान के साथ भी कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो जब इंटरेक्शन होगा यानी कि जब एक दूसरे से मिलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर फोर्स बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अलमीरा का एग्जांपल लिया था बट यहाँ पे कार का एग्जांपल बता रहा है। चलो अलमीरा ले लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा अलमीरा है, ठीक है। अलमीरा अपना खड़ा है अपनी जगह पर, ठीक है। आपने क्या किया, उसको धक्का मारा, आपसे दूर मारा धक्का, ठीक है। आपने उसको पुश किया, अलमीरा जो है आगे बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ आकर के अब अलमीरा खड़ा हो जाएगा। तो देखो सेम सिचुएशन, बस यहाँ पर कार का कहानी है ना, अलमीरा की जगह यहाँ पर कार है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग पुश करते हैं तो वो अलमीरा जो है वो आगे बढ़ जाएगा। जब हम लोग उसको पुश करना छोड़ देंगे तो वो अलमीरा अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक हम लोगों ने उसको पुश किया तब तक वो अलमीरा आगे बढ़ा, जैसे ही हम लोगों ने पुश करना बंद कर दिया तो वो अलमीरा वहीं पर खड़ा हो गया, यानी कि उसमें फ्रिक्शन आ गया, वो जो है ब्रेक लग गया उसमें। अब एक और एग्जाम्पल देखो, एक और फोटो देखो, यहाँ पे लग रहा है जैसे ये लड़की और ये लड़की, ये बच्ची और ये बच्ची एक दूसरे को पुश कर रही है, ठीक है। बट हम लोग जब सेकेंड फोटो देखते हैं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे को ये लोग लग रहा है जैसे कि अपनी ओर खींच रहा है ना, ये दोनों पुल कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप काव देखोगे तो यहाँ पे लगेगा कि मैन जो है वो काव को अपनी ओर खींच रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। और सेम सिचुएशन ऊपर वाला में था। तो क्या यहाँ पर जैसे ये इस फोटो में एक दूसरे को पुश कर रहा है तो दोनों पे फोर्स लग रहा है ना, ये भी इस पे फोर्स लगा रही है और ये भी इस पे फोर्स लगा रही है। तो क्या सेम सिचुएशन में जब ये व्यक्ति, ये मैन इसको अपनी ओर पुल कर रहा है तो क्या गाय पे भी फोर्स लग रहा है और क्या मैन पे भी फोर्स लग रहा है? आप बस आंसर में बताओ, ठीक है। सोचो और बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे हम लोग ये कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरे को पुल कर रहा था तो फोर्स लगा, यहाँ पर ये देखो स्टेशनरी अपना खड़ा है, ये भी खड़ा है, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई फोर्स नहीं लगा। जब इस व्यक्ति ने इस कार को पुश कर दिया
तो यहाँ पर ये व्यक्ति और ये कार में इंटरेक्शन हुआ, फिर जो है फोर्स वहाँ पे लगा। अब हम लोग फोर्सेस को अच्छी तरीके से थोड़ा एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। आपने कभी टग ऑफ वॉर देखा है? आई होप सो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पैथेटिक, बट आप देखो, ठीक है। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है, ये बीच में है रोप। अब ये व्यक्ति अपनी ओर खींचना चाहता है इस रोप को, ये व्यक्ति अपनी ओर खींचना चाहता है इस रोप को। इसलिए जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा, ये देखो जैसे यहाँ पर 3 बच्चियाँ खेल रही हैं, यहाँ पे 3 लड़के खेल रहे हैं, दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों खींच रहे हैं, ठीक है। ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। अब जिसमें जितना ताकत होगा, है ना, जो ग्रुप में, इस यहाँ पर जिस ग्रुप में जितना ज़्यादा ताकत होगा वो ग्रुप जीतेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस ग्रुप में ज़्यादा ताकत होगा तो ये इसको हरा देगा, अगर इस ग्रुप में ज़्यादा ताकत होगा तो ये इस ग्रुप को हरा देगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से ये देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो या तो एक डायरेक्शन में अप्लाई होता है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन है, ये अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, बट देखोगे आप थोड़ी देर के लिए, जब फर्स्ट 5 सेकेंड या 10 सेकेंड होगा तो कोई भी टीम नहीं जीतेगी, ना तो ये इसको गिरा पाएगा, ना ही ये टीम इसको गिरा पाएगी। इसका मतलब है ये अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तो नेट जो फोर्स होगा वो हमेशा डिफरेंस होगा उन दोनों फोर्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझो कि आप हो, ये आपका दोस्त है, ठीक है, ये है आपका रस्सी, आपने इसको पकड़ा, आपने इसको पकड़ा, आपके पास लेट से 10 न्यूटन का फोर्स है, आपके दोस्त के पास लेट से 8 न्यूटन का फोर्स है। तो ज़्यादा किसके पास है? आपके पास। जीतेगा कौन? आप जीतोगे। और इसके पास कम है तो ये हार जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स कितना हुआ, तो आपके पास कितना था 10 न्यूटन, माइनस आपके दोस्त के पास कितना था 8 न्यूटन, इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो फोर्स कितना हुआ 2 न्यूटन। इसका मतलब अगर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। वहीं जब आप मान लो एक आदमी इस डब्बे को अपनी ओर अपने से दूर पुश कर रहा है, ठीक है, ये लेट्स से एक बॉल है, इसको आप अपने से दूर पुश कर रहे हो। अब आपका एक और दोस्त आ गया, वो बोला हम भी पुश करेंगे, तो उसने भी इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब ऐसे में जो फोर्स अप्लाइड होता है वो दोनों का एडिशन हो गया, ठीक है, दोनों मिल के उसको पुश कर रहे हो, इसलिए दोनों का एडिशन हो गया। तो नेट फोर्स अगर एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जिस स्ट्रेंथ से फोर्स को एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। पिछले वाले एग्जांपल में आपके पास था 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन जो फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब समझो आप उसका मात्रा, यानी कि उसका जो अमाउंट है, जो उसका यूनिट है, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब किसी भी फोर्स का जब हम लोग फोर्स लगा रहे हो, लेट्स से इसी का, ये अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसका अगर मैग्नीट्यूड यानी कि जो पावर ऑफ फोर्स है, जो उसका जैसे 10 न्यूटन था, ठीक है, 10 न्यूटन से अगर मान लेते हैं 15 न्यूटन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स बढ़ गया। इसका मतलब ये पुश जो है वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। यहीं अगर 10 न्यूटन से 5 न्यूटन या 8 न्यूटन हो गया तो जो पुश करने का जो क्षमता है, जो ताकत है, वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए वहाँ पर वो उसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि क्रिस गेल है, बैटिंग कर रहा है, ठीक है, क्रिस गेल बैटिंग कर रहा है, या आजकल सूर्या कुमार यादव बैटिंग कर रहा है, ठीक है। सूर्या कुमार यादव अगर बहुत तेज़ी से शॉट खेलेगा तो बाउंड्री पे बॉल बहुत तेज़ी से जाएगा, लेकिन अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और वो अगर डिफेंड करेगा तो क्या करेगा, बॉल को नीचे रोक देगा ज़मीन पे, तो बॉल वहीं पे जाके रुक जाएगी। इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड से वो अपना बल्ला चलाएगा, बैट चलाएगा, उतना तेज़ी से बॉल जाएगा, जितना धीरे से वो अपना बैट चलाएगा उतना धीरे बॉल जाएगी, है ना।
तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड से उसका डायरेक्शन चेंज होता है ना, और उसका जो चेंजेस है वो देखने को मिलता है। हम लोग चैप्टर के स्टार्ट से ही ये बता रहे हैं कि फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। एग्जांपल के तौर पे फिर से वही क्रिकेट वाला देख लो कि क्रिकेट में भी विराट कोहली बैटिंग कर रहा है या रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, उसको बहुत धीरे बॉल फेंका गया, स्पिनर था, उसने आगे बढ़ के छक्का मार दिया। तो यहाँ पे जो बॉल जा रहा है स्पिनर के द्वारा वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था। अब रोहित शर्मा ने बहुत तेज़ी से शॉट मारा, एकदम स्ट्रेट सिक्स, ठीक है, तो वो जो बॉल है वो बहुत तेज़ी से गया। यहाँ पर रोहित शर्मा ने क्या किया, उस बॉल पे अपने बैट के थ्रू फोर्स लगाया। जब उसने फोर्स लगाया तो जो उसका स्टेट ऑफ मोशन था वो चेंज हो गया, जो उसका स्पीड ऑफ मोशन था वो चेंज हो गया, ठीक है। जब कोई भी फुटबॉलर अगर बहुत तेज़ी से बॉल मारता है, फुटबॉल मारता है गोल की ओर, और गोलकीपर उसको पकड़ लेता है, ठीक है, तो जैसे ही गोलकीपर पकड़ेगा तो बस बॉल वहीं रह जाएगा, फुटबॉल वहीं रुक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो बहुत तेज़ी से शॉट गया था वो अब गोलकीपर के हाथ में है। तो जब वो शॉट लगा था, है ना, फुटबॉलर के द्वारा, तो उस बॉल का स्पीड बहुत तेज़ था, बट जब उस गोलकीपर ने उस फुटबॉल को कैच कर लिया तो उस फुटबॉल का जो स्पीड है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उसका स्पीड जो है वो चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। फिर वही क्रिकेट वाला बात, सीधा बॉलिंग किया बॉलर ने और उसको मतलब बैट्समैन की ओर, बैट्समैन ने बॉलर की ओर मारा, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब कभी भी फोर्स लगता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं। अच्छा एक बात और, ऐसा ही कोई और अच्छा सा एग्जाम्पल आप सोचो और उसको अपने मन में सोच लो अच्छे से, और उसको कमेंट में बताओ कि क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसको कमेंट में बताओ। अब या तो स्पीड या उसका डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर चेंज होगा तो इसको हम लोग कहेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो उसका स्पीड था या उसका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए एक फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि किस स्पीड से वो मोशन से आ रहा है। जैसे बॉलर, फास्ट बॉलर शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है तो वो किस स्पीड से बॉल फेंक रहा है, और उसका लाइन लेंथ क्या है, वो किस डायरेक्शन में बॉल फेंक रहा है, क्या वो वाइड फेंक रहा है या वो स्टंप पे फेंक रहा है या वो ऑफ स्टंप पे फेंक रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया जब वो मोशन में जीरो है, मतलब कि वो बस खड़ा है, जैसे कि एक अलमीरा अपने जगह पर बस खड़ा है तो उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन इज जीरो, ठीक है, या स्टेट ऑफ रेस्ट उसको बोल सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है जैसे कि अलमीरा, या वो मोशन में हो सकता है जैसे कि फास्ट बॉलर का बॉल, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब आपकी माँ शाम को या रात को आटा गूंथती है, यानी कि जब उसको बोलते हैं हम लोग लंप ऑफ डव, ठीक है, यानी कि आटा को पानी में भिगा के ऐसा कुछ बन जाता है। आपकी माँ उसमें ढूम 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 मुक्का मारती है, जब उसमें मुक्के पड़ते हैं तो उसका जो देखना आप अच्छी तरीके से, तो उसका जो शेप है वो बदल जाता है। या फिर जब आप रबर को खींचते हो, जब आप रबर को पुल करते हो, पुश करते हो, या फिर उसको टानते हो, तो आप देखना जब आप उसको खींच रहे हो तो उसका जो स्टेट है, जो उसका शेप है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसी की तरह आप एक दो एग्जांपल खुद से सोचो और उसका कमेंट में बताओ कि क्या उसमें चेंज ऑफ शेप हुआ है या नहीं है, ठीक है। अब आपको इस एक्टिविटी में ये करना है कि आपकी माँ यहाँ पर आटा गूंथ रही है, तो क्या उसमें स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, यस या नो, क्या उसका शेप चेंज हुआ, यस या नो, ऐसे करके आपको बताना है। आप जब एक सीट पर बैठते हो तो क्या उसमें स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, क्या उसमें शेप चेंज हुआ, तो इन सब चीज़ों का आपको आंसर देना है बस। पर हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि ये सब एग्जाम्पल देखने के बाद कि जब फोर्स अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट का उसका स्टेट ऑफ शेप जो है वो
चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से हम लोग वही बात करेंगे कि आटा यहाँ पर रखा हुआ है, आपकी मम्मा ने क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है, मुक्के मारी उस आटे में। जब वो फोर्स से मुक्का लगा उस आटे को तो उसका मुंह जो है वो चेंज हो गया, यानी कि उसका फेस जो है वो पिचक गया, ठीक है। उसको मेरी एक छोटी सी बहन है वो बड़ा अच्छा बोलती है, पिचक गया। तो वही, तो उसका जो आटा है वो आटे का जो शेप है, अगर वो गोल है उसमें आप मार मार के उसको स्क्वायर कर दो, है ना। हम लोग बच्चे बहुत करते थे, खास करके मैं क्या करता था, छोटा सा आटे का जो गूदा है उसको निकाल लेता था और फिर उसको अलग अलग शेप बनाता था, जैसे कि उसका बॉल टाइप का गोल शेप, या फिर उसको स्क्वायर शेप, या फिर उसको एक लंबा लंबा रोल करके पतला पतला वायर टाइप का शेप। तो ये सब चीज़ें हम लोग बनाते थे। तो उसी प्रकार से ये सब चीज़ें तब बनती हैं जब उसमें फोर्स लगता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसका शेप जो है वो चेंज हो सकता है। तो हम लोगों ने जितने भी एक्टिविटीज़ देखी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक फोर्स से ऑब्जेक्ट जो है वो 0 से 1 पे पहुंच सकता है, यानी कि जब वो अलमीरा हमारा रेस्ट पर था तो वो मोशन में आ गया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से आगे बढ़ सकता है। उसका स्पीड चेंज हो सकता है, क्रिकेट का बात हम लोग कर रहे थे, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, अगेन क्रिकेट का बात कर रहे थे। उसके बाद उसका शेप चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है या फिर रेस्ट से मूविंग में आ सकता है। ऑब्जेक्ट का शेप जब चेंज होगा तो हम लोग वही आटे का जो गीला गूदा था उसका बात हो रहा था। और साथ ही साथ इनमें से कुछ एक हो सकता है, बाकी सब नहीं भी होगा, तो एक ना एक तो इसमें होगा ही, तभी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से नहीं चल सकता है, अपने आप से मूव नहीं कर सकता है, अपना स्पीड चेंज अपने आप से नहीं कर सकता है, अपना डायरेक्शन चेंज अपने आप से नहीं कर सकता है, और अपना शेप भी खुद से वो चेंज नहीं कर सकता है जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक। अब हमारे पास दो तरह का फोर्स है हमारे पास दो तरह का, पहला है कांटेक्ट, दूसरा है नॉन कांटेक्ट। तो अभी हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो पहला है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें कांटेक्ट से फोर्स लगे, नाम से ही पकड़ो, ठीक है, जिसमें कांटेक्ट होगा तभी फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नहीं, उसका टाइप्स, तो पहला टाइप है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी मसल के थ्रू वहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपने अलमीरा को जब आपने पुश किया, ठीक है, तो आपने कौन सा फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स। कैसे, आप में मसल, आपके मसल्स में पावर था, तब आपने उसको हैंड से, हाथ से उसको पुश करके उसको आगे कर दिया, ठीक है। तो आपने जो वो फोर्स लगाया वो था मस्कुलर फोर्स। ये हमारे बॉडी से लगता है, सिर्फ इंसान के बॉडी से ही नहीं बल्कि किसी भी जानवर के बॉडी से भी ये लग सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारा बुल है, ठीक है, ये बुल जो है वो इस कार्ट को पुश कर रहा है, तो ये भी एक टाइप का मस्कुलर फोर्स ही हुआ। उसके बाद जब हम लोग जब चले जाएंगे ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, कोल्ड एरियाज़ में, तो वहाँ पर याक भी बहुत सारे कार्ट को पुश करता है या फिर डोंकी पुश करता है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली इट इज़ इन कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहेगा तभी मस्कुलर फोर्स लग सकता है। जब आपने हाथ लगाया अलमीरा पे तभी मस्कुलर फोर्स लगेगा। जब उस बुल ने उसका रस्सी के साथ उस काट पे बंधा हुआ है तभी वो मस्कुलर फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब जब कांटेक्ट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तभी मस्कुलर फोर्स लगेगा, तो इसलिए इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। अब दूसरा आ गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन देखो, जब कोई भी बैट्समैन धीरे से बॉल मारता है तो वो थोड़ा दूर जा कर के, लेट से वो बाउंड्री तक बॉल नहीं गया तो वो थोड़ा दूर जा कर के वहीं पर रुक जाता है। या फिर जब आप अपना बाइसाइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, आपने पैडल मारना बंद कर दिया तो थोड़ा देर के बाद जा कर के आपका जो बाइसाइकिल है वो रुक जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब होने का एक कारण है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या करता है, जैसे मान लो कि आपका ये बाइसाइकिल है, ठीक है, आपका ये बाइसाइकिल है। अब बाइसाइकिल आप ये रोड पे चला रहे हो, दूर जाओगे थोड़ा दूर, लेट से यहाँ पर आकर के आपका बाइसाइकिल रुक गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप, मोशन या फिर उसका डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब उस पर फोर्स लगेगा। तो जब यहाँ पर आपका जो मोशन है वो तो चेंज हो गया ना, आप बहुत तेज़ी से आ रहे थे, धीरे धीरे जाकर के आप जीरो पर आ गए, यानी कि आप रुक गए। तो यहाँ पर मोशन चेंज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस,
यानी कि ज़मीन, यानी कि यहाँ पर रोड, और आपके पहिए यानी कि जो चक्का है उससे उसके बीच में लगेगा, ठीक है, और धीरे धीरे वो आपका बाइसाइकिल को रोक देगा। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि हमेशा फोर्स को, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसका वो उल्टा लगेगा। मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन इज द फोर्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह जब आप बोट पे जाते हो तो पानी और बोट के बीच का जो फ्रिक्शन है वो उसी के कारण जो है वो बोट रुक जाएगा अगर आप उसमें चप्पू नहीं चलाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के उल्टा साइड में वो काम करता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप क्लास 9 में पढ़ोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। खैर, तो ये भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जब आपका पहिया, जब आपका बाइसाइकिल और जब रोड कांटेक्ट में आया तभी उस पे फोर्स लगा, तभी वो बाइसाइकिल रुका। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग जानते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कांटेक्ट फोर्स का पहला और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जब आप देखो, जब आप दो मैग्नेट्स को उछाल देना हवा में तो वो अचानक से दोनों जाकर के सट जाएगा, दोनों जाकर के चिपक जाएगा। इसका मतलब आपने ना तो इसको कांटेक्ट में लाया इसके, ना ही इस मैग्नेट को इसके कांटेक्ट में लाया, फिर भी ये दोनों जाकर के चिपक गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन, डायरेक्शन, शेप अगर चेंज होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो उस पर कभी ना कभी फोर्स लगा होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कांटेक्ट भी नहीं किया और ये जो फोर्स लग गया तो ये बोला जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नेट, एक मैग्नेट, लेट से ए मैग्नेट बी मैग्नेट पे बिना कांटेक्ट किए ही फोर्स लगा रहा है, तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। और ये जो फोर्स लगा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक एग्जांपल है। अब एक और जान लो कि अगर ये मैग्नेट है और ये अगर आयरन है, ठीक है, मतलब कि लोहा है, तो मैग्नेट और लोहा हमेशा चिपकता है, ठीक है। बस आप मैग्नेट के सामने एक लोहा लाओ। ये जो एक्टिविटीज आप खुद घर में करना, एक छोटा सा मैग्नेट ले लेना और उसमें आपका जो लोहा का कोई भी सामान रहेगा उसको बस मैग्नेट के पास ला करके छोड़ देना, देखना लोहा जा करके मैग्नेट में चिपक जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नेट जो है वो लोहे पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ऐसे जो फोर्सेस होंगे इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि मान लेते हैं कि एक कोई वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट जा रहा है, ठीक है, तो वो चार्ज हो गया। अब ये हम लोगों पे, या फिर जैसे हम लोग कार को छूटे ना, हम लोग को झटका मारता है, ठीक है, हम लोगों को लगता है कि कोई हमारी ओर खींच रहा है, तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हम लोगों को टच भी नहीं करेगा बट हम लोगों को झटका में लग जाएगा, है ना। या फिर एक चीज़ आप देखो, आप कंघी ले लो खुद का, घर में बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप एक कंघी ले लो और आप अपने बाल सुखा लो, उसके बाद क्या करो, आप कंघी को कहीं पर रब कर दो, फिर अपने बाल के पास लाओ, ठीक है, बाल के मतलब मुंडी के ऊपर जो बाल है उस पर बस लाओ, सामने उसको रखो, बस टच मत करना, फिर देखना आपका बाल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है। आपका जो कॉम्ब है वो चार्ज हो चुका है और आपका जो बाल है वो अनचार्ज है, तो ये चार्ज बॉडी जो आपका कॉम्ब है वो अनचार्ज बॉडी यानी कि आपका हेयर पे फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलेंगे। और ये यहाँ पर कांटेक्ट में कोई नहीं आया, ना तो हमारा बाल कांटेक्ट में आया, ना ही हमारा कॉम्ब कांटेक्ट में आया, तो इसलिए ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, आपको शायद पता ही होगा कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के पास एक मून है, ठीक है। मून हमेशा अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है, लेकिन कभी भी मून जो है हमसे दूर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अर्थ और मून एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। जब हम लोग कभी भी बॉल ऊंचाई पर फेंकते हैं तो बॉल नीचे हमारे हाथ में आ जाता है, हम लोग उसको कैच कर लेते हैं,
क्यों? क्योंकि बॉल पे हमेशा ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। हमारा अर्थ जो है बॉल को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए बॉल हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर बॉल और अर्थ में तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर फोर्स लगा, तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। और ये जो फोर्स लगा, मतलब अर्थ का जो फोर्स लगा बॉल के ऊपर, इसको बोलेंगे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर जस्ट ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो फोर्स लगा, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। यानी कि अच्छा एक बात और, दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है सब पे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सब पे एनी टाइम किसी भी समय ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है, ठीक है। तभी हम लोग अभी चल पा रहे हैं या अच्छी तरीके से रह पा रहे हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लास 9 में जानेंगे। अब जानते हैं प्रेशर के बारे में। तो क्लास 7 में पढ़े थे हम लोग कि अगर बहुत तेज विंड्स आएगा कभी भी स्टॉर्म या साइक्लोन के बीच में, तो वो छत जो है वो उड़ा सकता है ना। ये हम लोगों ने चुना था। हम लोगों ने ये भी समझा था कि विंड्स और साइक्लोन जो है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही क्रिएट किया जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रेशर आखिर होता क्या है। देखो, कभी भी नेल है, ठीक है, मतलब कि नेल यानी कि आयरन नेल, यानी कि कांटी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, कांटी। कांटी का पॉइंट देखो, जब आप उसको दीवार में ठोकोगे तो कांटे का जो पॉइंट है वो बहुत कम है, यहाँ पे एकदम इतना सा पॉइंट रहेगा, ठीक है। और जब आप दीवार में उसको ठोकेगे तो वो अंदर घुस जाएगा। यही अगर कांटे का इतना बड़ा पॉइंट रहता तो वो दीवार में अंदर नहीं घुसता। ऐसा इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो अच्छी तरीके से अंदर जा पाएगा। प्रेशर मतलब होता है फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट्स एक्ट्स, यानी कि जितना छोटा एरिया होगा, यानी मान लेते हैं कि 10 हमारा मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया है, और हम लोग 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 10 का, ठीक है। वहीं अगर हम लोग 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और हमारा अगर एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो हमारा जो प्रेशर है वो कितना होगा 1 न्यूटन, ठीक है। अब 1 न्यूटन से दीवार के अंदर मान लेते हैं कि कांटी नहीं जाएगा, लेकिन 10 न्यूटन से तो चले जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना तेज़ी से वो फोर्स लगाएगा, उतना ज़्यादा अधिक धमाके से वो फोर्स लगा सकता है। जब हम लोग अपना बैग ले जाते हो, आप लोग जब अपना बैग ले आते हो स्कूल, तो उस बैग का स्ट्रैप जो, मतलब स्ट्रैप यानी कि जो आपका कंधे पर लटका हुआ रहता है, वो जो है वो हमेशा चौड़ा रहता है, वो हमेशा विड्थ में रहता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि जब वो विड्थ पे रहेगा तो उसका एरिया जो है वो बड़ा हो जाएगा। जब उसका एरिया बड़ा हो जाएगा तो उस पर आपके कंधे पर जो प्रेशर है वो बहुत कम लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा राहत महसूस होगा। वहीं अगर उस जो आपका स्ट्रैप था वो अगर बहुत पतला हो जाता ना, तो आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता और आपको बैग लाने में बहुत मुश्किलात होती। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस, ठीक है। देखो, एक छोटा सा बॉटल ले लो, उस बॉटल में पानी भर लो, और पानी में या फिर पानी पूरा भर लो और एक ही एरिया, मतलब एक ही हाइट पे अलग अलग जगह पे छेद कर दो उसमें, ठीक है, होल कर दो। फिर आप देखोगे कि जो डिस्टेंस होगा, यानी कि इस पानी के गिरने में और इस बॉटल में हर जगह वो सेम होगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है एक ही सेम डेप्थ में। यानी कि यहाँ से मान लो कि इसका भी हाइट 5 मीटर होगा, इसका भी हाइट 5 मीटर, इसका भी हाइट 5 मीटर, तो इन तीनों जगह पर जो प्रेशर है वो बराबर का है, ठीक है। तो इसलिए लिक्विड जो है वो प्रेशर हमेशा किसी भी लिक्विड में प्रेशर किसी भी सेम डेप्थ पे हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि वाटर में भी प्रेशर होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं गैस में प्रेशर कैसे होता है। देखो, आप एक बैलून लो, उसको पूरा अच्छे तरीके से फुला लो, और फुलाने के बाद उसमें एक होल कर दो, देखना सारा हवा निकल जाएगा, बहुत तेज़ी से निकल जाएगा।
इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि बैलून में प्रेशर था, या फिर उस बैलून में जब होल हो गया तो आप उसको फुलाने का प्रयास करो, देखो वो नहीं फूलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एयर जो है वो एग्जर्ट करता है प्रेशर हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो गैस था वो भी हमेशा प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर बताता है, प्रेशर देता है, वहीं गैस जो है वो भी प्रेशर देता है। ठीक है, जैसे हमारा गैस जो है वो बैलून में दे रहा था और हमारा जो वाटर है वो बॉटल में दे रहा था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो देखो हमारे ये आसपास में जो एयर है, ठीक है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब ये नहीं कि बस मेरे आसपास में जो है बस उतना सा ही, हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना वो लगभग कुछ किलोमीटर्स तक, खास करके 10 किलोमीटर के आसपास तक, वो हमसे ऊपर 10 किलोमीटर के आसपास तक वो मौजूद है। अब ये जो प्रेशर है हवा का वो हमारे ऊपर भी लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि द एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नॉन एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले ही समझा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम फोर्स लगेगा। देखो यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम फोर्स लगेगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स लगेगा। अब मान के चलो कि हमारे ऊपर एक, जैसे हमारे गैस सिलेंडर आता है ना, तो गैस सिलेंडर हमारे ऊपर रख दिया गया हो, तो सोचो कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर इसी गैस सिलेंडर को हम लोग मतलब उसका जो सिलेंडर है उसको अगर हम लोग फोड़ दें और पूरा गैस को अगल बगल कर दें तो एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोगों का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगेगा। ठीक है, अब एक हम लोग एक्टिविटी से इसको समझते हैं। एक अच्छा सा क्वालिटी वाला रबर सकर लो, कहीं पर भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इसको एक हार्ड सरफेस पे उसको डाल दो। अब उसको खींचने का प्रयास करो अपनी ओर। ठीक है, देखना वो जल्दी से नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर जो है उसमें अच्छी तरीके से जम चुका है। ठीक है, और वो जो शक्कर है वो आपका ज़मीन पे जो सरफेस है उस पर जाकर के स्टिक कर चुका है, क्योंकि जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो उस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब शक्कर को अपनी ओर खींचने के लिए इतना ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा आप में फोर्स होना चाहिए कि आप उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पीछे कर सको, मतलब उसको कम कर सको। जब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो आप शक्कर को निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो बूझो पूछ रहा है कि अगर हमारा हेड का जो एरिया है वो 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर है, तो हमारा हेड पे कितना ज़्यादा प्रेशर लगता होगा, कितना फोर्स लगता होगा। तो आंसर मिल रहा है कि अगर फोर्स हमारा 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर हमारा हेड है, उस पर हमारा फोर्स जो है वो लगभग लगेगा 225 केजी का, यानी कि 2250 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सोचो, अब इतना अगर फोर्स लगेगा तो हम लोग तो दब जाएंगे, है ना। 225 किलोग्राम अगर हमारे मुंडी पर रहेगा तो हम लोग तो नीचे दब जाएंगे। लेकिन हम लोग नहीं दबते हैं। क्यों नहीं दबते हैं? क्योंकि हमारे हर साइड में फोर्स लग रहा है, यानी कि इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर मुंडी पे भी 225 है ना, और इधर से भी लग रहा है। तो सारे तरफ का जो फोर्स है वो एक दूसरे को कट कर देता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, और इसलिए हम लोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे टग ऑफ वॉर में क्या था, मान लो 5 घोड़ा इधर से 5 घोड़े इधर से इतने बड़े बॉल को अपनी ओर खींच रहे हैं। अब जब अपनी ओर खींच रहे हैं तो ये बॉल तो कहीं नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों फोर्स बराबर है तो कहीं पर कोई चीज़ मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये लंबा सा चैप्टर समाप्त होता है। आई डेफिनेटली होप कि ये चैप्टर ख़त्म होने के साथ ही आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब आप आंसर करना, अपने कॉपी में इसका आंसर लिखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, प्रेशर, पुल, पुश। इन सब के बारे में आप 2-2 लाइन लिखो अपने कॉपी में और उसका फ़ोटो खींच के कमेंट सेक्शन में उसको डाल दो। ठीक है, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।